नाजरीन व तुलबा, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की इस तालीमी नशिस्त में मैं डॉक्टर रिजवान उल हक अंसारी आपका खैर मक़दम करता हूँ। आज हम बीएससी साल अव्वल से तबैयात के एक मौजू पर बात करेंगे। जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन, यानी न्यूटन के हरकत के कुलियात, जिसे साइंसदान सर आइजैक न्यूटन ने दिए थे। न्यूटन के जुमला 3 कुलियात है जो मैकेनिक्स या मेकानियात में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। ना सिर्फ मैकानियात में बल्कि फ़िज़िक्स में आगे आने वाले बहुत सारे मौजू ऐसे हैं जिनकी बुनियाद ये कुलिये है। बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि ये कुलियात हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इस्तेमाल में आते हैं। अब सवाल है वो कैसे। जैसा कि इनके नाम से ही पता चलता है, ये मोशन यानी हरकत से जुड़े हुए हैं। हमारे अतराफ जो भी हरकत हो रही है उसे न्यूटन के कुलियात के ज़रिए बता सकते हैं और समझ भी सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई गाड़ी का चलना, कोई चीज़ को हटाना, किसी गेंद को फेंकना या वज़न उठाना, ऐसी बेशुमार मिसालें हैं जहाँ ये कुलियात अमल में आते हैं। तो आइए तुलबा, अब हम तफसील से इन कुलियात के बारे में जानेंगे। इससे पहले कि हम इन कुलियात के बारे में जानें, आपको चंद चीज़ों के बारे में पहले से मालूम होना चाहिए, जैसे कि वेलोसिटी या रफ्तार, एक्सेलरेशन या इसरा, मोमेंटम या मयार हरकत क्या है, जिन्हें हम आगे इस लेक्चर के दौरान इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पर किसी भी चीज़ या ऑब्जेक्ट जैसे बॉल, चेयर, कार वगैरह की हरकत को समझाने के लिए बॉडी या जिस्म के लफ्ज़ का इस्तेमाल करूँगा। अब न्यूटन के पहले कुलिये को बयान करते हैं। एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल फोर्स। कोई भी जिस्म अपनी सुकून की हालत या एकसा रफ्तार से हरकत में तब तक रहेगा जब तक कि उस पर कोई बैरूनी क़ुव्वत अमल में नहीं आती है। इस कुलिये को हम 2 हिस्सों में बांटकर समझेंगे। पहला हिस्सा जो रेस्ट या सुकून से जुड़ा हुआ है। एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी एट रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। कोई भी बॉडी साकिन रहेगी जब तक उस पर कोई बैरूनी ताकत नहीं लगती है। इसे एक मिसाल से समझते हैं। यहाँ पर मेरे हाथ में एक पेन है। मैं अब इसे देखता रहूँ, चाहे आधा घंटा देखूं, 1 घंटा देखूं या 1 दिन भी मैं इसे देखता रहूं, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये ऐसे ही रखा रहेगा जब तक कि मैं इसे ना हटाऊं या मैं इसे ना गिराऊं। ये पेन खुद से नहीं हटेगा या नहीं हिलेगा। यानी मेरा हाथ वो बैरूनी क़ुव्वत लगा रहा है जिसकी इसे ज़रूरत है अपनी हालत को बदलने, अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को बदलने के लिए। जो इसे बैरूनी ताकत या क़ुव्वत की ज़रूरत है वो मेरा हाथ इसे दे रहा है। आइए एक और मिसाल देखते हैं। यहाँ पर एक चेयर है, वो इसी तरह पड़ी रहेगी जब तक कोई आकर उसे ना हटाए। अब ये शख्स इसे हटा रहा है, यानी ये उस पर बाहरी क़ुव्वत लगा रहा है, जब जाकर वो अपनी जगह से हिल रही है, वरना इस कुर्सी में खुद से हटने की काबिलियत नहीं है। अब हम इस लॉ के दूसरे हिस्से पर गौर करते हैं जो यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात करता है। एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। ये यूनिफॉर्म मोशन क्या है? कोई भी चीज़ एक सा रफ्तार पर एक ही सिमत में आगे बढ़ती रहती है तो इसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। यानी बॉडी अपना डायरेक्शन भी नहीं बदलती, उसका डायरेक्शन सीधा ही होता है और वो सीधी ही चलती रहती है। इसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। आइए हम इसे भी एक मिसाल के ज़रिए समझते हैं। फ़र्ज़ करिए कि कोई कार एकसा रफ्तार से एक सिमत में आगे बढ़ रही है। जब तक उसे कोई ब्रेक लगाकर नहीं रोकेगा वो नहीं रुकेगी, या उसकी स्टीयरिंग घुमाकर डायरेक्शन नहीं बदलेगा वो नहीं अपना डायरेक्शन बदल सकती है। यानी उसे अपना डायरेक्शन भी बदलने के लिए एक बैरूनी क़ुव्वत की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह
इस कार के एक्सेलरेटर जिससे हम स्पीड को या रफ्तार को कंट्रोल करते हैं, इसी तरह से कोई इसके एक्सेलरेटर के ज़रिए इसकी रफ्तार को बढ़ा या घटा सकता है, यानी वो शख्स उस पर बाहरी क़ुव्वत का काम कर रहा है। वैसे तो कार किसी चीज़ से टकराकर भी रुक सकती है, जो कि हम नहीं चाहते हैं ऐसा हो, पर वो भी एक बैरूनी क़ुव्वत की मिसाल है। अब हम एक और मिसाल देखेंगे। फ़र्ज़ करिए एक बॉल फ्रिक्शनलेस फ्लोर पर रोल करेंगे, यानी ऐसी सतह जहाँ पर रगड़ नहीं है। तो न्यूटन के पहले कुलिये के मुताबिक ये गेंद हमेशा आगे चलती रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उस पर कोई रुकावट नहीं है। पर हकीकत में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर जगह फ्रिक्शन या रगड़ होती है जो बॉल को रोकेगी। रगड़ बॉल के मोशन के ख़िलाफ़ काम करती है या ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करती है। इस वजह से बॉल थोड़ी दूर जाने के बाद रुक जाएगी। यहाँ पर दोनों के बीच का फ्रिक्शन बैरूनी क़ुव्वत का काम कर रहा है। बॉल को अगर हम फिर से ज़मीन पर रोल करेंगे तो बॉल थोड़ी देर के बाद ज़ाहिर है जाकर दीवार से टकराकर रुक जाएगी, यानी कोई बैरूनी क़ुव्वत उसे रोक रही है। इन सब मिसालों से क्या साबित होता है? ये साबित होता है कि कोई भी चीज़ अपनी हालत या स्टेट को बदलने के लिए बैरूनी क़ुव्वत की ज़रूरत पड़ती है। ज़ाहिर है आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या वजह है कि कोई बॉडी अपनी हालत खुद से नहीं बदल सकती। इसका जवाब है इनर्शिया। इनर्शिया हर बॉडी के अंदर मौजूद एक ख़ासियत है जो उसे अपनी हालत या स्टेट को बदलने से रोकती है। मिसाल के तौर पे ये पेन के अंदर इनर्शिया है जो उसे अपने हालत या स्टेट रेस्ट की हालत को बदलने से रोकती है। ये किसी जिस्म की अंदरूनी प्रॉपर्टी है, या अंग्रेज़ी में इनहेरेंट प्रॉपर्टी कहते हैं, कुछ नहीं करने की प्रॉपर्टी, अपने रेस्ट की हालत को नहीं बदलने की, अपने यूनिफॉर्म मोशन को नहीं बदलने की, या खुद से अपना डायरेक्शन नहीं बदलना। इस वजह से कोई भी बॉडी अपना स्टेट नहीं बदल सकती है। तो न्यूटन का कुलिया भी यही कहता है कि कोई भी बॉडी अपनी हालत खुद से नहीं बदलती। इसीलिए न्यूटन के कुलिये का एक और भी नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। हम इतनी देर से रेस्ट या मोशन के बात कर रहे हैं। रेस्ट या मोशन जब तक बेमायने है जब तक कि हम किसी के हवाले से या रेफरेंस फ्रेम में ना बताएं। अब रेफरेंस फ्रेम क्या है? मैं इस कमरे में हूँ, मेरे पीछे ये बोर्ड है। अब मैं जब हरकत करता हूँ, आगे पीछे जा रहा हूँ, आप मेरी हरकत को समझ सकते हैं या देख सकते हैं क्योंकि बोर्ड ठहरा हुआ है और मैं आगे बढ़ रहा हूँ, या पीछे दीवार रुकी हुई है, ठहरी हुई है और मैं आगे पीछे बढ़ रहा हूँ। तो ये कमरा, ये बोर्ड मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसी तरह अगर मैं एक बस में बैठ के जा रहा हूँ तो वो बस मेरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी, और मैं जब उस वक्त कुछ हरकत करता हूँ या कुछ हिलता हूँ तो मेरी हरकत को बस के हवाले से देखेंगे या बताया जाएगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसे कहेंगे जिसके हवाले से हम मोशन या रेस्ट की बात करेंगे या मोशन को मेजर करेंगे। हम आम ज़बान में जिसे रेफरेंस फ्रेम को स्केल भी कह सकते हैं, यानी जिस स्केल के ज़रिए हम कोई चीज़ को नापते हैं। किसी भी चीज़ को मापने के लिए या नापने के लिए स्केल की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह मोशन या हरकत को समझने या मापने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अहमियत ये है, ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस या जगह जहाँ पर बॉडी न्यूटन के कुलिये के मुताबिक चलती है उसे इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। बस एक इनर्शियल फ्रेम नहीं है। क्यों? बस मुसलसिल अपनी रफ्तार बदलेगी, एक्सेलरेट करेगी या अपना डायरेक्शन बदलेगी तो वहाँ पे न्यूटन का पहला कुलिया अमल में नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पे ना बॉडी रेस्ट में है ना एकसा रफ्तार में है। तो पहले कुलिये से जो सबसे अहम चीज़ सामने आई है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स या क़ुव्वत। अब ये फोर्स कितना होगा,
अब किसी बॉडी को रोकने के लिए या किसी बॉडी को चलाने के लिए कितना फोर्स लगेगा, इसकी मकदार कितनी होगी? इसका जवाब हमें न्यूटन के दूसरे कुलिये से मिलता है। फर्ज करिए कि एक यहाँ मेरे हाथ में छोटी सी बॉल है, प्लास्टिक की बॉल है। अगर इस बॉल को कोई मेरी तरफ फेंकता है तो मैं इसे रोकने के लिए मुझे क़ुव्वत लगानी पड़ेगी। तो जो क़ुव्वत लगेगी वो बहुत कम क़ुव्वत लगेगी। ठीक है, ये बॉल मेरी तरफ आ रहा है, मैं इसे रोक रहा हूँ, इसे रोकने के लिए बहुत कम क़ुव्वत लगेगी। इसी तरह यहाँ पर मेरे पास एक और बॉल है, फुटबॉल है। अब जब कोई मेरी तरफ फुटबॉल फेंकेगा तो उसे रोकने के लिए मुझे ज़्यादा क़ुव्वत की ज़रूरत लगेगी। अब सवाल ये है, दोनों में फ़र्क क्या था, छोटी बॉल और बड़ी बॉल में? इन दोनों का मास या कमियत अलग थी। यानी बड़े बॉल की कमियत ज़्यादा है, इसीलिए उसे रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ रही है। छोटा प्लास्टिक बॉल का मास कम था, इसीलिए उसे रोकने के लिए कम फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू मास, तो ज़्यादा मास यानी ज़्यादा फोर्स। इसी तरह फ़र्ज़ करिए कि एक साइकिल है, उसे ढकेलने के लिए कम क़ुव्वत की ज़रूरत लगेगी। वहीं अगर एक कार है, अगर आप उसे ढकेलना चाहें तो आपको बहुत ज़्यादा क़ुव्वत की ज़रूरत पड़ेगी। इस मिसाल में भी दोनों में क्या फ़र्क है? क्योंकि दोनों का मास में फ़र्क है, कार का मास ज़्यादा है और साइकिल का मास कम है। अब फ़र्ज़ करिए आपके सामने से साइकिल आ रही है, ठीक है, अगर आप उसको रोकना चाहेंगे तो कम क़ुव्वत लगेगी और कार को रोकना चाहेंगे ज़्यादा क़ुव्वत लगेगी। ठीक है, इसी तरह से अगर आप साइकिल को धक्का देंगे, धक्का देते साइकिल तेज़ी से आगे बढ़ेगी या वो ज़्यादा एक्सेलरेट करेगी। वही क़ुव्वत से आप अगर कार को ढकेलेंगे तो वो कम रफ्तार से या ज़्यादा दूर नहीं एक्सेलरेट करेगी या ज़्यादा दूर नहीं जाएगी। इससे ये भी पता चलता है हमें कि फोर्स जो है एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। सो फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, यानी किसी भी बॉडी पर फोर्स मास और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। तो अब इन दोनों को मिलाकर हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू ma। इस मसावत को या इस इक्वेशन को न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। राइट, अब फ़र्ज़ करिए यानी यहाँ पर एक बॉडी है, एक जिस्म है जिसका मास m है, मैं यहाँ से फोर्स F लगा रहा हूँ तो वो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगी। अब इसकी मदद से हम न्यूटन के दूसरे कुलिये को बयान करते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड इट्स एक्सेलरेशन, यानी किसी भी जिस्म पर अमल में आने वाली क़ुव्वत, उसकी कमियत और इसरा का ज़र्ब होगा। इस इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं। अब हम न्यूटन के दूसरे कुलिये को मयारे हरकत या मोमेंटम के ज़रिए समझेंगे। किसी भी बॉडी का मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम उसकी कमियत और रफ्तार का ज़र्ब होता है। यानी मोमेंटम को हम p के ज़रिए बताते हैं, p इज़ इक्वल टू mv। यहाँ पर m उसकी कमियत है और v उसकी वेलोसिटी है। अब हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे dp बाई dt, यानी तफरीक देंगे। m एक कांस्टेंट है, इस पर कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ये ऐसी ही रहेगी dv बाई dt। dv बाई dt क्या है? dv बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जिसे हम इसरा या एक्सेलरेशन कहते हैं। सो m इंटू a। सो dp बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन मास इंटू एक्सेलरेशन क्या है? अभी हम यहाँ देख सकते हैं फोर्स। सो फोर्स इज dp बाई dt। ये न्यूटन के दूसरे कुलिये को बयान करने का एक और तरीक़ा है। यानी इससे क्या पता चलता है कि फोर्स इज़ नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी फोर्स किसी भी बॉडी के मोमेंटम के बदलाव को भी बताता है। अब हम साबित करेंगे कि न्यूटन का पहला कुलिया भी दूसरे कुलिये का ही एक ख़ास केस, या जिसे हम अंग्रेज़ी में स्पेशल केस कहेंगे, जब किसी भी जिस्म पर एक्ट करने वाला बैरूनी फोर्स ज़ीरो है। अब मिसाल के तौर पर फिर से हम ये इक्वेशन देखेंगे।
अब यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी बैरूनी क़ुव्वत अमल में नहीं आ रही, यानी फोर्स इज इक्वल टू 0। सो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ma इज इक्वल टू 0, यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। जब किसी भी बॉडी पर बैरूनी क़ुव्वत 0 होगी तो वो एक्सेलरेट नहीं करेगी, यानी वो अपनी जगह पर रहेगी या अपनी हालत नहीं बदलेगी, जो कि न्यूटन का पहला कुलिया है या न्यूटन का पहला कुलिया कहता है। यानी दूसरे कुलिये से हम पहले कुलिये को भी साबित कर सकते हैं। अब हम न्यूटन्स थर्ड लॉ या तीसरे कुलिये पर बात करते हैं। फर्ज करिए कि अब दो बॉडीज है, इसकी कमियत या मास m1 है, इसका मास m2 है। अब जो तीसरा कुलिया है वो इन दोनों बॉडीज के बीच फोर्स का इंटरैक्शन या बाहमी अमल के बारे में बताता है। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पर क़ुव्वत लगाती है तो दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पर उतनी ही क़ुव्वत लगाएगी, लेकिन मुखालिफ सिमत में, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में। जैसा कि आप फिर यहाँ देखिए, ये सेकेंड बॉडी, ये अगर पहली बॉडी है, इस पर कोई क़ुव्वत अमल करती है तो दूसरी बॉडी भी उतनी ही क़ुव्वत से इस बॉडी पर भी अमल करेगी। तो ये दूसरे पहली पे कर रही है और ये पहला दूसरे पर कर रही है। सो व्हेन फर्स्ट बॉडी exerts force on second body also exerts force of equal magnitude but in opposite direction। अब ये पहली बॉडी है, ये दूसरी पे फोर्स अमल कर रही है, इसको हम F12, यानी F12 मतलब पहले के जरिए दूसरे पर अमल में आने वाली क़ुव्वत। इसी तरह से जब दूसरी भी पहले पे करेगी F21। अब तीसरे कुलिये के मुताबिक ये दोनों बराबर होनी चाहिए, लेकिन माइनस। यहाँ पर जो माइनस साइन है वो बताता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है। F12 और F21 ऑपोजिट डायरेक्शन में, दोनों बराबर है, और जो माइनस साइन है ये बताता है कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये दो क़ुव्वतें एक्शन रिएक्शन फोर्सेस है, यानी अगर एक को आप एक्शन माने दूसरा उसका रिएक्शन फोर्स होगा। अगर आप F12 को एक्शन फोर्स मानेंगे तो F21 उसका रिएक्शन फोर्स होगा। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर अमल का रद्द अमल होता है जो बराबर लेकिन मुखालिफ सिमत में होता है। ये न्यूटन के तीसरे कुलिये का डेफिनेशन है। मिसाल के तौर पर मेरे हाथ में फिर से ये पेन है, अब मैं इस पेन पर फोर्स लगा रहा हूँ तो ये पेन भी मुझ पर उतना ही फोर्स लगाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो मैं महसूस कर सकता हूँ। शायद आप भी देख सकते होंगे, जब मैं इस पेन को ढकल रहा हूँ तो ये पेन भी मुझे ढकल रहा है। तो ये एक मिसाल है तीसरे कुलिये की। आइए हम इसकी और मिसालें देखते हैं। एक गुब्बारा है जिसमें हवा भरी हुई है, जब इससे हवा तेजी से निकलेगी तो गुब्बारा उसके उल्टे या दूसरे डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। यहाँ पर हवा एक्शन फोर्स का काम कर रही है, जिसके रिएक्शन के फोर्स से गुब्बारे पर काम होता है और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ता है। ये तो एक मिसाल है, हम हर कोई देख सकता है करके। इसकी एक बहुत अहम मिसाल है, या हम जो एप्लीकेशन जिसे हम कहते हैं तीसरी लॉ का, वो है एक जेट इंजन। एक जेट इंजन भी एक्शन रिएक्शन के उसूल पर काम करता है। इंजन गर्म गैसेस पैदा करता है जो पीछे की तरफ निकलते हैं, और इससे एक रिएक्शन या जोर या थ्रस्टिंग फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में पैदा होता है, जो इंजन या रॉकेट को आगे बढ़ाता है। तो ये जितनी भी स्पेस में रॉकेट जा रही है, इनका बुनियादी उसूल न्यूटन्स थर्ड लॉ है। ठीक है, जो गैसेस वो नीचे निकल रही है, यानी वो इधर अमल कर रही है, इन गैसेस का एक रिएक्शन फोर्स है जो ऊपर अमल करेगा, जिसकी वजह से रॉकेट ऊपर जाती है। यहाँ मेरे जहन में एक और अच्छी मिसाल आ रही है, जिसे बंदूक चलाना। ठीक है, आपने गौर किया होगा कि जब भी कोई बंदूक चलाता है तो उसे एक पीछे की तरफ झटका लगता है, जिसे हम रिकॉइल कहते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में। यानी जब गोली तेजी से आगे निकलती है, वो एक अगर एक्शन फोर्स माने तो उसके रिएक्शन के तौर पर बंदूक को झटका लगता है और वो पीछे की तरफ आती है। तो ये भी एक मिसाल है एक्शन रिएक्शन फोर्स का।
अच्छा, यहाँ पर एक बात याद रखना ज़रूरी है कि ये फोर्सेस, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस, हमेशा दो अलग बॉडीज़ पर काम करती हैं। जैसे कि यहाँ पर F12 दूसरी बॉडी पर काम कर रही है, F21 पहली बॉडी पर काम करती है। जैसे गुब्बारे में भी गैस जो हवा है वो हवा गुब्बारे को ढकल रही है और गुब्बारा उसके रिएक्शन के तौर पर हवा को नीचे ढकल रहा है। मान लीजिए रिएक्शन और एक्शन फोर्स एक ही जिस्म पर अमल करेंगे या काम करेंगे तो कोई हरकत पैदा नहीं होगी। अगर दोनों एक ही बॉडी पर अमल करेंगे, क्यों? एक्शन रिएक्शन फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। ये इधर से ढकल रहा है बराबर कुव्वत से, वो इधर से बराबर कुव्वत से ढकल रहा है, तो क्या होगा कि बॉडी आगे ही नहीं बढ़ेगी, यानी कोई हरकत ही नहीं होगी। इसीलिए ये हमेशा ये समझना ज़रूरी है कि ये दो अलग अलग जिस्म पर एक्ट करती है। और इसकी मकदार कितनी होगी? इसकी मकदार न्यूटन्स सेकेंड लॉ के ज़रिए मालूम होती है, यानी और वो जिस जिस्म पर या जिस बॉडी पर अमल कर रही है उसकी कमियत पर डिपेंड करेगी। तो ये चंद मिसाल थे थर्ड लॉ के। तो तुलबा, आज हमने न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन के बारे में अहम मालूमात हासिल की। मैं अब यहाँ पर इनका खुलासा करना चाहूँगा। पहला कुलिया हमें बताता है कि किसी भी जिस्म को अपनी साकिन या एकसा रफ्तार की हालत को बदलने के लिए बैरूनी क़ुव्वत की ज़रूरत पड़ती है। तो दूसरा कुलिया क्या कहता है कि ये क़ुव्वत या फोर्स कितना होगा, ये दूसरे कुलिये के ज़रिए पता चलता है। फोर्स किसी भी जिस्म की कमियत और उसके इसरा का ज़र्ब होता है, यानी फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड इट्स एक्सेलरेशन। तीसरा कुलिया दो बॉडीज़ के बीच में फोर्सेस के इंटरैक्शन को बताता है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर अमल का रद्द अमल होता है जो बराबर लेकिन मुखालिफ सिमत में होता है। इसी तरह आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इनके एप्लीकेशंस और तफसील से देखेंगे। तो तुलबा, आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।